किसी भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर होता है ना, उसके तीन जगह पे अकाउंट ओपन होते हैं। एक होता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उसके बाद उसका होता है सीडीसी पाकिस्तान में, तीसरा होता है उसका एनसीसीपीएल पाकिस्तान में, नेशनल क्लियरिंग कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान। अब ये रोल क्या होता है इन तीन कंपनी का? जो स्टॉक मार्केट है वो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सिस्टम प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। बेसिकली इट्स लाइक ए मंडी, यहाँ जहाँ पे आप ट्रेड करते हो। जी ठीक है बेटा, अगर आप अगर थोड़ा सा आगे आ जाए इधर तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दैट्स गुड। ओके, तो जो सीडीसी पाकिस्तान होता है, जब आप सबसे पहले बाइंग करेंगे तो फिर आप उसको सेल करेंगे ना। तो बाइंग जब आप करते हैं तो वो शेयर आपके किसी न किसी, पहले मैनुअल होता था, सर्टिफिकेट में जिस तरह होते हैं इस तरह मैनुअल वो शेयर्स होते थे ट्रांसफर। अभी डिजिटल है, तो वो डिजिटल आपके किसी अकाउंट में पार्क होंगे ना, वो अकाउंट होगा सीडीसी पाकिस्तान में। जो बाइंग आप करेंगे, आज बाइंग आपने की डे एंड के ऊपर, वो आपका जो सीडीसी में अकाउंट ओपन होगा उस अकाउंट में पार्क हो जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री एसेट मेंटेन हो जाएगी। जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, जो आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें उसका जो हिसाब किताब है ना, कैलकुलेशन है कि उसके ऊपर रेट क्या था, उसके ऊपर बाकी टैक्स क्या है, दूसरी चीजें क्या हैं, वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान करती है। मतलब कि सारा जो हिसाब किताब है वो टोटल पीएसएक्स, एनसीसीपीएल और सीडीसी के पास होता है। किसी ब्रोकर की डिस्टिंक्शन नहीं है, उसके एंड में कोई ऐसी चीज नहीं होती। अब यहाँ पे 2017 के बाद ये चीज इस तरह डाइवर्सिफाई हुई है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि जो ब्रोकर होता था ना, वो इन्वेस्टर के अक्सर ऐसे हुआ है पाकिस्तान में कि इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग जाते थे, क्योंकि सारा कुछ उसके पास पड़ा होता था। अभी फर्ज करें कि ब्रोकर को हम दरमियान में से हटा भी दें तो आप सेफ हैं। आपका बैंक अकाउंट है ना किसी बैंक में, उस बैंक को अगर आज दिवालिया कर दें, बैंक करप्ट कर दें, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आप आ जाए आगे। उसकी रीजन ये है कि आप कंफर्टेबल हो, कभी स्टेट बैंक खड़ा है मेरी रिकवरी हो रही। इसी तरह इसी ये भी सिचुएशन सेम है कि यहाँ पे अगर ब्रोकर साइड पे हो जाता है किसी वजह से, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं। आपका नेशनल क्लियरिंग में अकाउंट है, आपका सीडीसी में अकाउंट है, तो वहां से वो सारे के सारे जो आपके एसेट्स हैं, आपके पोजेशन हैं, वहां से रिकवर कर सकते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो ठीक इसके है। लिए जरूरी है कि ब्रोकर के पास ही, जैसे आप कह रहे हैं ये तीनों चीजें, तो इंडिविजुअल नहीं कोई हैंडल कर सकता खुद ही अकाउंट खुलवा के, और जरूरी है कि ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए उसके जो लाइसेंस्ड ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके जरिए वहां पे अकाउंट ओपन होता है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं अकाउंट ओपन होता। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो जो बैंकिंग एप्स आजकल आ रही हैं किसी भी बैंक की, उसमें भी उन्होंने और ऑप्शन दे दी हुई है स्टॉक मार्केट में अकाउंट। हाँ, वो इसी सिलसिले की कड़ी है ना, कि जहाँ पे हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, उनकी 1% भी जो है, आप समझ लें टोटल उनकी पॉपुलेशन इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती। 1% से भी लेस लेस रेशियो है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए बाहर, तो मैंने आपको बताया कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है या कहीं जॉब लगते हैं, तो साथ ही वो आपका पैरेलल जो है स्टॉक मार्केट में अकाउंट भी ओपन करवा देते हैं। तो फिर उस केस में ब्रोकर की जरूरत है? किसमें? नहीं नहीं, वो जो होता है वो थ्रू होता ब्रोकर ही है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कभी भी एक्सेस नहीं होती इन्वेस्टर को ना, थ्रू। देखें, इसीलिए तो वो सारी रेगुलेटरी एक सिस्टम है ना। आपने आप देखें ना, आपने अदालत में केस केस लड़ना है तो यू नहीं डला है उसके बगैर, क्योंकि वो एक सिस्टम को समझता है, सारी चीजों को जानता है, और वो एक ऑथराइज प्रोफेशनल हो जाता है लॉ का, कि जो आपके केस को प्रॉपर तरीके से परसू कर सकते हैं। सर, जिस तरह आपने बताया कि बाहरी कंट्री में खुद ब खुद अकाउंट ओपन हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें जो ब्रोकर सिलेक्ट बैंक खुद करता है? हाँ, जो देखें ऐप उन्होंने दी आपको, जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ पे
आप उस ऐप को कभी यूज करके देखें। जब उस ऐप में आप अकाउंट ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द लिस्टेड ब्रोकर्स। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह बैंक में कोई भी काउंटर में ओपन किया है, किसी भी बैंक में बाहर की कंट्री में, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट अकाउंट है ये ओपन हो जाता है। रोशन डिजिटल अकाउंट का नाम सुना होगा। Yes. हाँ, रोशन डिजिटल अकाउंट में क्या होता है, ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो बाहर होते हैं वो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट पे पोर्टल पे जाते हैं, वहां से वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आते हैं। तो स्टॉक वहां पे उनको वहां इस वक्त उनको वहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किन किन एवेन्यू में करनी है। एक रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है और दूसरी स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो नेक्स्ट फिर कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। जब उस इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो देन उसके उनके उनके पास आती है ऑप्शन ब्रोकर सेलेक्ट करने की। तो जितने भी एलिजिबल ब्रोकर होते हैं सारे उस लिस्ट में होते हैं। तो सेम केस विद दैट ऐप जो बाहर, अच्छा वहां पे दो चीजें हैं। यहाँ आप खुद से पुश कर लेते हैं अपना अकाउंट, आपकी चॉइस के ऊपर है। यहाँ फिर जब आपकी वहां पे हायरिंग होती है, जिस तरह मैं बात करूं अगर आईबीएम टोरंटो की, कनाडा की, तो वहां पे उनका ऑलरेडी किसी ब्रोकर के साथ अपनी एक बिजनेस एसोसिएशन है। जितने भी एम्प्लॉय वहां पे इनरोल होते हैं तमाम के तमाम, ये ऑटो अकाउंट है जो वहां पे उस ब्रोकर के पास, उस ब्रोकर के जरिए कैनेडियन स्टॉक मार्केट में वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे एप्स दी है, मगर ऐप को यूज करें जब जो मैं कह रहा हूँ आपको वही ऑप्शन मिलेंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करनी तो वहाँ पे ब्रोकर लिस्ट आएगी, ब्रोकर लिस्ट में हमारा भी नाम उसमें आएगा। तो इस तरह से है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अंकल जो आशा बता रहे थे कि ये एग्रो जिस तरह बाय बैक शेयर अपने किए हैं, तो इसका क्या मतलब है बाय बैक? देखें, बायबैक का मतलब ये होता है कि कंपनी के, फर्ज करें कि 1 लाख शेयर है मार्केट में, ठीक है। अब उनकी प्राइस चल रही है 10 रुपए। अब इंटरनली मैनेजमेंट सोचती है कि यार हम नंबर ऑफ शेयर्स के वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें, 1 लाख से 50,000 के लिए हैं। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी इंटरनली मैनेजमेंट कुछ डिसीजन के फैक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये हो, ठीक है। या तो कंपनी सेल आउट हो रही है, वो बिल्कुल सारा कुछ डिस्पोज कर रहे हैं अपने एसेट वगैरह, तो वो कहते हैं यार सारे पहले पब्लिक से शेयर उठाओ, क्योंकि तरीकाकार यही है क्लोजिंग का। बट एंग्रो एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस किस्म का कोई रीजन होगा पीछे। तो वो यही है डेफिनेटली जो हमें भी समझ आ रही है कि एंग्रो नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करना चाह रहा है। वो बाय बैक करेगा, नंबर ऑफ शेयर उसके रिड्यूस हो जाएंगे, फिर वो मार्केट में उसी तरह उसका शेयर ट्रेड होगा। ये क्वेश्चन क्या था, मैं इसको जरा एलाबोरेट करता हूँ। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि जो एंग्रो बायबैक कर रहा है शेयर, बायबैक का मैं आपको बता देता हूँ पर्पस क्या होता है। अभी 4-5 कंपनीज ने रिसेंटली पिछले 6 महीने में बायबैक कॉल की है। सबसे पहले की है, वापस कर दी है मैं बताता हूँ, नहीं कस्टमर को वापस नहीं नहीं कस्टमर कंपनी से खरीदे। कंपनी जो है बायबैक कॉल करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी इटसेल्फ होती है वो पब्लिक से शेयर्स खरीदती है। जब ऑफर करते हैं वो तो आप पब्लिक को शेयर दे रहे होते हैं, ये उसके उल्ट है। अब एक कंपनी है, ये लकी सीमेंट, बैंक अल्फला, एंग्रो, ये 3 कंपनीज ने अभी रिसेंट टाइम में कॉल की है बायबैक। इसका पर्पस ये होता है कि कंपनी के पास एम्पल कैश पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी है, वो ये चाहते हैं कि वो उस कैश से शेयर्स बायबैक करें अपनी कंपनी के एक्स नंबर ऑफ अमाउंट जो भी वो डिसाइड करते हैं। उससे ये होता है कि कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, उसकी अर्निंग्स बढ़ जाती है, ठीक है। अब 1 करोड़ शेयर पे अगर वो 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए अर्निंग है। अगर उसने उसमें से 20 लाख या 30 लाख शेयर बायबैक कर लिए तो 70 लाख शेयर पे अगर 10 करोड़ रुपया कमाएगी कंपनी तो ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मकसद ये होता है कि आपने अपनी अर्निंग्स को बेहतर करना होता है। उसके लिए कंपनी के पास अगर इतनी लिक्विडिटी है तो कंपनी अब शेयर्स, एक एक्स नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बायबैक कर लीजिए। अभी अल्फला ने 20 करोड़ शेयर का बायबैक किया और अब अल्फला आजकल पिछले 3-4 दिनों से मार्केट से वो शेयर खरीद रहा है, और वो 20 करोड़ शेयर जब उनके खत्म हो जाए, बाय हो जाएंगे, उन शेयर्स को फिर कैंसिल कर दिया जाता है, वो शेयर्स कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। तो बेसिक पर्पस अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करना होता है उस बायबैक के जरिए। तो जो बाकी के शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है फिर? वो तो डिमांड एंड सप्लाई पे इंक्रीज होगी।
जब अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी किसी भी कंपनी की तो डेफिनेटली उसकी प्राइस के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मोस्टली यही देखा गया है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और एक कंपनी की अर्निंग 3 रुपए थी, हाँ बायबैक करने से अगर वो 5 रुपए हो गई है तो हाँ दैट इज गुड फॉर द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। तो सीडीसी में 2 अकाउंट ओपन होते हैं, जी। एक सब अकाउंट होता है, एक इन्वेस्टर अकाउंट होता जी। है, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है, जो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन होता है ना वो सीडीसी सब अकाउंट होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके शेयर जो हैं, जो ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खुला होता है वो उसमें होते हैं। जो इन्वेस्टर अकाउंट है उसमें सीडीसी के पास आपके शेयर्स पड़े होते हैं, वो आप डायरेक्टली बेच या खरीद नहीं सकते। वो पहले आपको ब्रोकर के पास ट्रांसफर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसको सेल कर सकेंगे। जो एक्सेस हमारे पास देखें, इसी जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीडीसी में आपके से आपका वेयर हाउस है, इन्वेंट्री आपकी पार्क हुई है। ब्रोकर के जरिए जो पार्क होंगे वो आप इन आउट उनकी होगी प्रॉपर। जो आपके इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े हुए हैं या नई कंपनी लॉन्च हुई उसमें आईपीओ आपने वहां से बाय किए तो डिजिटल शेयर है ना, फिजिकल शेयर तो नहीं है, तो वो आपके अल्टीमेटली इन्वेस्टर अकाउंट में वहां पे पार्क हो जाएंगे। मगर लेकिन जब भी आपको बेचने Yes. होंगे यू हैव टू ट्रांसफर इट हाँ। टू योर ब्रोकर, Broker. सेलिंग ब्रोकर के पास से हो। और ब्रोकर के पास आने का मतलब है कि आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट होना चाहिए। हमें फिर सब अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और इन्वेस्टर अकाउंट नहीं क्योंकि नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है जो अभी हम आपको बताएंगे आज। आप एज ए क्लाइंट आपको यही पता है कि आपका एक अकाउंट ही प्रोसेस हो रहा है, बट जो हमारे पास आता है हम उसको 3 जगह प्रोसेस करवा रहे होते हैं। अब बात समझ रहे हैं? आपको ये लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मगर हम आपका सीडीसी में भी अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये अभी सब गोइंग account- फॉरवर्ड जब अकाउंट हाँ। वाले आएंगे तो वो हाँ। आपको एक ब्रीफ उसमें सारा पता लग जाएगा कि हाँ। इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और कहाँ कहाँ से होके अकाउंट ओपन होता है और कैसे होता है। जी, ये उसमें आपको डिटेल बता दूंगा। ये दोनों वीडियो थे, ये रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से थी। आपने देखी, बार बार देखी है, इससे बहुत जल्दी आप ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है। कल के एक पॉइंट से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हमारा सबसे पहले जो फोकस है आप लोगों को यहाँ पे ला के डेवलप करने का, वो फोकस हमारा अल्टीमेटली ये है कि हम आपको पहले एक फाइनेंशियल कंफर्टेबल लेवल उस जोन में लेके जाएं, ठीक है। तो हमारी जो प्राइम जो प्रायोरिटी है उसकी उसमें हम यही चाह रहे हैं कि हम पहले आपको मार्केट में भेजें, जो कल आपको बताया गया था। आप एक अपना नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बना के अकॉर्डिंगली जिस तरह हम आपको गाइड कर रहे हैं, जिस तरह हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके मुताबिक एक्ट करें, तो आप बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली तौर पे उस कंफर्टेबल लेवल पे आप आ जाएं, ठीक है। अच्छा, जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी से बात करते हैं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो जिससे आप बात कर रहे होते हैं वो नॉर्मली एक लेमैन होता है, वो ये कहते हैं यार मुझे इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट, जी ओके ओके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बेसिकली जो मुमकिन फायदे हैं वो मेन 3 हैं। सबसे पहले आपका है गेट प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन प्राइस। जो शेयर आप बाय करते हैं वो डेफिनेटली उसकी प्राइस में अप एंड डाउन आता रहता है। आपने गुड प्राइस पे बाय किया तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, हर सूरत में जाएगी। हाँ, उसमें टाइम फ्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो डिपेंड करता है मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, इकोनॉमी फैक्टर के हवाले से। तो ये आपको उसमें कैपिटल गेन इसको बोलते हैं, और सादा लफ्जों में मुनाफा मिलता है। अगर आप 10 रुपए के शेयर खरीदा है आपने उसके साथ, तो 15 रुपए का हो गया, तो वो 5,000 रुपया जो है वो आपका मुनाफा उसमें आ जाएगा आपके अकाउंट में। अच्छा, ये 15 रुपए का मुनाफा उस वक्त रियलाइज होगा, आपकी पॉकेट में आएगा जब आप इसको 15 रुपए सेल कर देते, ठीक है। अदरवाइज ये आपका पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होगा कि आपका पोर्टफोलियो इतना एक्सपैंड हो गया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इतना गेन आ गया। दूसरा, अच्छा इसमें एक मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें ये कुछ कंपनीज हैं आप देख सकते हैं जिनमें ट्रेड होती है, GGL, टैली, GGL, HTL वगैरह वगैरह। इसमें बाइंग प्राइस हमारा ये कुछ डेटा 2021 का बाइंग प्राइस जो है वो
13 रुपये 74 पैसे थी, और इन्वेस्टमेंट इसकी 10,000 शेयर के साथ 1,37,000 ये इन्वेस्टमेंट की किसी क्लाइंट ने, ठीक है। अब इसकी प्राइस देखें, ये 13 से 45 को टच की, वापस भी आ गई, मगर ये टच की, मैक्सिमम प्राइस हिट की। इसी तरह बाकी स्क्रिप्ट्स की भी आप प्राइस दे सकते हैं कि वो 3 रुपए पे था तो ये 18 रुपए पे टैली ने टच किया था। इसी तरह 13 रुपए 70 पैसे, 30 रुपए, तो इतनी प्राइस इसमें यानी मैक्सिमम इसमें प्राइस हिट की है। तो इसके ऊपर आपने अगर उस इन्वेस्टर ने जिसके पास इन शेयर्स की 10,000 की क्वांटिटी पड़ी होगी तो ये उनका प्रॉफिट अर्न है 10,000 क्वांटिटी के ऊपर 3,12,000। ये बेसिकली कैपिटल गेन होता है जो आपको एक पहला फायदा मिलता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। दूसरा, जिस तरह पहले भी आप दोस्तों को बताया गया है कि पीरियडिकली 3 माह, बेसिकली क्वार्टरली इसको बोले हैं, अगर कुछ 3 माह के बाद, कुछ 6 माह के बाद, कुछ 6 साल के बाद अपने फाइनेंशियल, तो वैसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो 3 माह के बाद अनाउंस होती रहती हैं, बट जो कंपनी प्रॉफिट में होती हैं, जिनको ब्लू चिप के शेयर बोलते हैं, वो 3 माह, 6 माह, साल के बाद अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से वो डिविडेंड पे आउट्स वगैरह अनाउंस करती रहती है। डिविडेंड वही जो प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर 5%, 10%, 20% तक, 30% जितना भी बनता है वो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये दूसरा फायदा हो गया। इसमें ज्यादातर वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद जिनके पास पैसा है, उन्होंने कहा यार हमें ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म इसके ऊपर अच्छे शेयर लेकर हम रख लें, और हमें ये पता है कि यार हमारी प्राइस भी थोड़ी बहुत ऊपर जाती रहेगी और हमें ये रेगुलर एक इनकम आती और रहेगी। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप शेयर्स परचेज कर लेते हैं और अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो डायरेक्टली आपके जो आपने बैंक अकाउंट दिया होता है उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। उसमें यू डोंट नीड टू गो टू द कंपनी और कहीं आपको खपना नहीं पड़ता। वो जितना भी उन्होंने अनाउंस किया होता है वो विद इन एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसमें वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। डेली बेसिस पे नहीं होता? नहीं, प्रॉफिट तो देखिए ये वाला प्रॉफिट है जो कंपनी क्वार्टरली या हाफ ईयरली अर्न करती है, वो जब अपने शेयर होल्डर को देती है तो वो तो एक दफा ही देगी ना, वो डेली बेसिस पे कैसे होगा? मैं बताता हूँ, डेली बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। 10 रुपए का शेयर कल आपने लिया है, आज वो 11 रुपए का हो गया है, तो आप 11 रुपए का बेचते हैं, वो कैपिटल गेन है। वो capital डिविडेंड gain जो है वो क्वार्टरली, Dividend हाफ ईयरली या ईयरली। अभी ये देखें, दिसंबर है ना, दिसंबर के बाद हाफ ईयरली नॉर्मली आएंगी जी, कुछ के फुल ईयर है, कुछ के हाफ ईयर। 6 मंथ को हाफ ईयरली बोलते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें दिसंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो जनवरी में आएंगे। जनवरी में जिन कंपनी ने अनाउंस किया ना डिविडेंड जिन्होंने अनाउंस किया, उनके अनाउंसमेंट के बाद 15 जनवरी को अगर करते हैं तो 15 फरवरी तक विद इन 30 डेज जो है वो आपके बैंक आपके बैंक अकाउंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टरली 3-3 माह का गैप देके, इस तरीके से डिविडेंड जो है ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है। अपनी जो इनकम स्टेटमेंट, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है इसमें कितनी इन्होंने 3 माह में कारकर्दगी रही। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड की सूरत में। प्रॉफिट ना हुआ जी हाँ, देखें लॉस जो है वो अल्टीमेटली जो शेयर की प्राइस है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। जो आपके पास होल्डिंग पड़ी है, ये नहीं है कि लॉस हुआ तो वो आपके घर नोटिस भेज देंगे इतने पैसे जमा करवा दें, ऐसा नहीं होता। वो आपके पास होल्डिंग पड़ी है, पोर्टफोलियो में आपके पास शेयर पड़ा है, तो वो उसकी प्राइस ईपीएस, अर्निंग पर शेयर या एलपीएस हो जाएगा, लॉस पर शेयर हो जाएगा। बट अगेन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा मार्केट में इसलिए नहीं आता कि मार्केट का एक अपना ट्रेंड होता है, डिमांड एंड सप्लाई, जो अली नदीम साहब बार बार कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। उस कंपनी ने ऐसा भी होता है, कंपनी जो है वो लॉस शो करती है, उनके शेयर की प्राइस शेयर पे होती है, लॉस शो करने के बाद उनकी प्राइस जो है वो 1-1.5 में इजाफा भी हो जाता है, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी गेम डिमांड एंड सप्लाई। एक चीज और के एक निदान बैंक के मेरे ख्याल से एक अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट का नाम नहीं पता मुझे, वहाँ पर ये सीन है कि अगर आप 1 लाख वहाँ पर पे करते हो ना, बैंक की सारा सीन होता है कि वो आपके स्टॉक मार्केट में लगाए, कहीं भी लगाए ऐसा, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, हाँ। आफ्टर 1 मंथ वो आपको 30 to 33% के दरमियान अमाउंट है। 30 to 33% बहुत ज्यादा उड़ान आएगा। मतलब
ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक करें, मेरे भी यार पैसे में सबके डलवा नहीं इतना देते हैं यार। ये एनुअलाइज्ड होता है, ठीक है, 102%। और एनुअलाइज जो है ना वो अभी क्या होगा, 15% हो जाएगा, कि वो 1-1.5% महीने से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो उनका बैंक ये कल का आज बंद हो जाएगा। आज बंद हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ पे लगा? देखिए वो पैसा कहाँ यार मैं ये अभी हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको चलें क्लैरिटी के लिए बताता हूँ। बैंक के पास 100 किस्म के एवेन्यूज हैं पैसा लगाने के। बैंक स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाता है, बैंक मनी मार्केट में भी पैसा लगाता है, बैंक फिर जो लेंडिंग करता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आके बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक उसमें भी पैसा कमा रहा होता है, बैंक प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करता है। तो बैंक के पास तो इतना बड़ा चंक होता है कि उन्होंने 20 एवेन्यूज रखे होते हैं, और अगर एक एवेन्यू में लॉस हो रहा है, 4 में उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, 2 में लॉस हो रहा है, 10 में नफा हो रहा होता है, तो नेट ऑफ करके बैंक तो पैसे कमा रहा होता है। आपके टॉप 5 बैंक जो हैं, पता साल के कितने पैसे कमाते हैं? 25 अरब, 30 अरब, 22 अरब, 28 अरब के टॉप 5 बैंक्स का बता रहा हूँ। तो वो तो महीने का 2-3 अरब रुपए अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एवेन्यू बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत बड़ा है। तो ये 33% तो खैर बैंक देगा, तो वो 4 दिन में बंद हो जाएगी। सिंपल इसका तरीका ये है कि बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बैंक के साथ, तो बैंक से आगे कंपनी लोन भी बोरो कर रही होती है, कर्जे वगैरह ले रहे होते हैं बैंक में। तो बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है कि अगर बैंक आपको 5% दे रहा है, तो वो आपके पैसे को ही आगे देके तो उस पर 8% ले रहा होगा। तो एक एग्जांपल इस तरह होगा, बैंकिंग सिस्टम इस तरह चलता है। आगे चलेंगे। तीसरा जो बोनस वगैरह वो बता रहे हाँ, बोनसेस इसी तरह ये है कि ये जनाब मैं भी आपको explain करता हूँ। इसमें होता ये है कि कुछ कंपनीज होती हैं, उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करती हैं, वो कहती हैं यार हमने अपने शेयर होल्डर के साथ कुछ शेयर करना है। अब कैश उनको चाहिए होता है फॉर एक्सपेंशन या फॉर एनी अदर पर्पज, कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो वो कहते हैं यार हम कैश नहीं देंगे, हम अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे, ठीक है। वो ये होता है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज अनाउंस हो जाती है। लेट सपोज वो कंपनी कहती है हम 10% बोनस दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास उस कंपनी के 1000 शेयर हैं, तो उसका 10% क्या बनेगा, 100 शेयर। वो 100 शेयर आपको फ्री कंपनी विदाउट एनी कॉस्ट दे देगी, ठीक है। वो 100 शेयर आप मार्केट में बेचें, आप अपना पैसा निकाल लें। ये होता है बोनस शेयर। तो जैसे आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको दो चीजें बेसिकली चाहिए होती हैं अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए। एक उसको अच्छी यानी प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म अच्छा कि जिसमें दो चीजें उसको बिल्कुल किसी किस्म की पीरियड के बगैर चाहिए। एक तो सपोर्ट एंड सर्विस, और दूसरे नंबर पर एडवाइजरी। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट सेल कर रहे हैं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इंटेलिजेंटली क्लेवरली आपको टारगेट करना होता है अपॉर्चुनिटी को। मैं फिर कहता हूँ, इंटेलिजेंटली क्लेवरली आपने टारगेट करना है तो अपॉर्चुनिटी को। ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं ये कैसे आते हैं भाई, क्लेवरली कैसे आएगी? मैं तो ऊपर से नीचे छलांग भी लगा दूंगा, कोई बात नहीं है। 1 लाख रुपया कमाने के लिए ऐसी बात नहीं है। वो होता है आपके पास इंफॉर्मेशन, रिसर्च, डेटा, जो कल भी मैंने बताया, डेटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो वो सारा रिसर्च, सारा डेटा वो कहाँ से कौन प्रोवाइड करेगा? रोजाना 12 के 12, 20 के 20 अखबार पढ़ोगे, फिर आप देखोगे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कंपनी में टेक्निकल क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को चाहिए अच्छी एडवाइजरी। अच्छी एडवाइजरी के मतलब कि 100% एक्यूरेट हो सकती, वो भी रिसर्च बेस्ड डेटा हमेशा एक्सेप्शनल होता है। 90% पहले 100% कर दीजिए। तो ये दूसरी चीज होती है स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए, काम करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। सो उसमें अगर आप किसी से बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से,
तो डेफिनेटली आप ये दो चीजों का, एक तो पहला सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया कि इसके एक फायदे नहीं है, तीन तीन फायदे हैं एक्सपेक्टेड। दूसरे नंबर पे अच्छा जी, ऐसे लोग भी मिलेंगे कि मैं तो फलां बंदे से, फलां कंपनी से, फलां ब्रोकर से ऑलरेडी बड़ा नुकसान कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। वो इस वजह से होता है, एक तो यहाँ वो इनकम्पिटेंट होता है ब्रोकर, उसकी रिसर्च इतनी, टीम इतनी कैलिपर की नहीं होती, इतने स्किल भी उनके पास नहीं होती, प्रॉपर गाइड नहीं करते। या दूसरा, उस बंदे का अपना भी डिसीजन ठीक नहीं होता है चीजों के बारे में, मार्केट के बारे में। तो हम लोग एफएनएल के ऊपर अपनी उन चीजों को कोट करते हैं जो टाइम टेस्टेड, जो प्रूव्ड है, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं ना, जो इस वक्त हमारा कम्पिटिटिव एज है मार्केट में, उन दो चीजों में इस वक्त हम पूरी पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की जो ब्रोकर्स लिस्ट है उसमें हम टॉप पे हैं। ये हम टॉप ब्रोकर हैं जी इस वक्त, नंबर वन, 4.6 की रेटिंग है गूगल पे। जो हमारे क्लाइंट ने, जिनको हमने अच्छी सर्विस दी, अच्छी सपोर्ट दी और अच्छी एडवाइजरी दी, कि किसी को आप सही गाइड करोगे वो कमाएगा, तो फिर भी वो आपसे खुश होगा, आपसे सेटिस्फाइड होगा ना। तो एक तो ये है, ये इस सवाल का जवाब है कि क्यों, वाई एफएनएल। अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो हम आरएफ के पास क्यों नहीं चले जाते, एकेडी के पास क्यों नहीं चले जाते, इजी सिक्योरिटी, जीएस ग्लोबल, नेक्स्ट कैपिटल, मल्टीलाइन, दूसरे ब्रोकर के पास क्यों नहीं चले जाते। तो ये आपके पास एक पिच करने के लिए एक बड़ा वैलिड टूल है कि एफएनएल इस वजह से है कि जनाब आप एफएनएल को ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी छोटी से छोटी 25,000 हो, चाहे 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, एक एक रुपया की जो है ना वो आपकी यहाँ पे उसी तरह केयर की जाती है जिस तरह हमारी अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये कुछ टेस्टिमोनियल कह लें, उसी हमारे क्लाइंट जो है उन्हीं से रिलेटेड जो उन्होंने हमारे बारे में बताया, कंपनी के बारे में। गूगल पे जाइएगा, आपको डिटेल उधर से मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट भी आपसे आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। अभी जो मैं बात कर रहा था ना एडवाइजरी की, अभी ये हमारी, ये अभी तो मार्केट में आजकल कुछ परफॉर्म नहीं कर रही ड्यू टू इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, ये 2 हफ्ते पहले की हमारी एडवाइजरी है वीकली के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्क्रिप्ट है, हमने इस हफ्ते की हमारी तजवीज़ की हिकमत अमली की कारकर्दगी रिपोर्ट, जिसके जरिए आप अपने किए हुए फैसलों का जायजा ले सकते हैं। हम डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को एडवाइजरी की सिग्नल्स कॉल देते हैं, भाई क्या करना है, किस स्ट्रेटेजी से करना है, क्या बाय कितने पे करना है। हमने उनको कहा कि पायनियर सीमेंट, आपने एक रेंज हमने दी उनको, 5 दिनों में, हफ्ते में 5 सेशन होते हैं मार्केट के, ठीक है। हमने कहा यार ये आपने जो भी रेट इसकी रेंज होगी, हमने इस दौरान, इसके दरमियान आपने ना एक फील्डिंग लगा के टारगेट करके बैठ जाना है, जो मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंटली, क्लेवरली अपॉर्चुनिटी को टारगेट करना, ये हमने आपको बता दिया। सुबह आप आए, आपने देखा एफएनएल के एडवाइजरी से ये इंस्ट्रक्शन आई है, ये गाइडलाइन आई है, सजेशन आई है, तो आपने अपना एप्लीकेशन लॉग इन की और आपने बाइंग खरीदना है ना, पहले आप आए बाइंग, बाइंग में आपने ऑर्डर लगा दिया जनाब, इसमें 5,000 क्वांटिटी का, 52 रुपये 76 पैसे, ये एवरेज है। हम आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट इस प्राइस रेंज के दरमियान आपने कोशिश करनी है इस माल को उठाने की। अब ये भी डिपेंड करता है कि उस रेट पे मार्केट में माल आए तो फिर है ना, रेट आए तो मिले ना। अगर सेलर ही नहीं आया तो कैसे बाय करेंगे, ठीक है। तो वो सेलर भी आया, 52 रुपये 76 पैसे पे सेलर भी आया, और उसके बाद जब ये बाइंग होगी तो उसके बाद इसने हाईएस्ट जो प्राइस टच की है ना, वो 55 रुपये 50 पैसे की। यहाँ पे मेरे साथ हैं आप, ये बड़ी समझने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए कन्विंस करने वाली बात है। यार हमने आपको जब कह दिया कि इस दौरान आप इस रेंज में बाय कर लें, आपने बाय की, जब हमने कहा तो आपने की, और प्राइस भी उसकी फिर उससे ऊपर चली गई, हाई उसने लगाया, चाहे उसके बाद नीचे डाउनफॉल कर गई या नीचे बंद होगी, बट उसने अपॉर्चुनिटी दी। अब इस हाईएस्ट रेट के ऊपर जो डिफरेंस बना वो 2 रुपये 74 पैसे का बना, कि जिन्होंने 52 रुपये 76 पैसे पे 5,000 की क्वांटिटी बाय कर ली, उन्होंने उसी वक्त उसी दिन जो है 12,700 रुपया उसमें से कमा लिया, सेम डे। अब मेरी बात समझ रहे हैं। सो ये
हमारे एक हफ्ते के ये सारी रिसर्च डाटा है जिसकी बेस पे ये रिजल्ट आपके सामने है। देखें, रिसर्च का रिजल्ट तो तभी आता है ना जब मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का डाटा जब आप उसके साथ मैच करें। कभी आपने तो ये कहा था मार्केट ने तो ऐसा हुआ, आपने ये कहा था मार्केट ने उस तरह किया। तो ये सारी मोर और लेस यहाँ पे एंड पे एक दो स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो हमारी क्या कहते हैं रिसर्च को कैटर नहीं कर सके थोड़ा सा। तो इतना तो मार्जिन आपको पता होता ही है। फिर ये क्लाइंट्स हैं, ये पूरे वीकली, एक वीक का पूरा डेटा है कि जिन्होंने इस एडवाइजरी को फॉलो किया पूरे वीक में 5 दिन में ये साहब जो है 2,65,000 रुपया कमा लिए इन्होंने। बाकी लिस्ट आपके नीचे है। 1,66,000, 69,500। सर आप इसमें मतलब ओवरऑल ही सब शेयर्स के हिसाब से सबको एडवाइस कर देते हैं या इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टर उसको पिंग करके कहते हैं कि आपका शेयर जो आपके पास है? नहीं 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 नहीं, यहाँ बात हो रही है अभी शेयर किसके पास नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं, कल मैंने बोला था कि स्ट्रेटेजी वही कामयाब है जो मार्केट की परफॉर्मेंस के मुताबिक हो। इस वक्त मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो क्यों अली सर स्विंग है, स्विंग ट्रेड हो रही है, ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, ठीक है। जिसके पास माल पड़ा है उसके ऊपर नहीं हम फोकस कर रहे, हम तो कह रहे हैं इस वक्त मार्केट में से कैसे फायदा उठाना है, ठीक है। हमने कहा जी हमें लग रहा है कि फर्ज करें कि ये अक्टूबर की 10-12 तारीख थी, उसमें हमने कहा ये पायलट सीमेंट इस प्राइस के दरमियान में उठा रहे हैं। मार्केट ओपन हुई, आपने उसके मुताबिक ऑर्डर लगाया, यहाँ पे प्राइस आई तो आपको 5,000 शेयर मिल गए। जब वो 5,000 शेयर आपको मिल गए, इसी तरह ये देखें यहाँ पे जो साथ थे ये है GBL, ठीक है। इन्होंने 14 रुपये 17 पैसे पे बाय किया हुआ था, तो इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी बाय की, इनको जो प्राइस रेंज की उसके मुताबिक इन्होंने बाय कर लिया। पहले जो पड़ा है वो छेड़ छोड़ दें, साइड पे कर दें आप, हम तो मार्केट की बात कर रहे हैं ना। तो लिहाजा उसमें इन्होंने ये कमा लिया। और ये जो चीज है ना आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअली नहीं, ये मुमकिन तो है मगर बहुत मुश्किल काम है। नेटवर्क जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बोला, हमने भी इसी तरह अपना पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। जो हमारे क्लाइंट्स बन जाते हैं वो हमारे उस नेटवर्क पे आ जाते हैं। तो हम जो भी गाइडेंस, जो भी एडवाइजरी होती है, जो भी सपोर्ट होती है, हम उनको कलेक्टिवली एक ही नेटवर्क पे देते हैं। जब नेटवर्क पे चीज फेंकेंगे तो तमाम लोगों के लिए शेयर हो जाएगी। और वो सर कोई वो क्लाइंट के एंड से भी वो आपको खुद कॉल करके कह सकते हैं कि हमें बता दें गाइड कर जी करते हैं, क्लाइंट्स की भी डेफिनेटली। यार इन द सर्विस इंडस्ट्री, यस, ठीक है। तो हमारा जो सेल्स डेस्क है, जो सेल्स के लोग होते हैं, ट्रेडिंग के लोग होते हैं, वो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द क्लाइंट्स आउट। क्लाइंट्स की कोई कंपनी से रिलेटेड कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सर एफएनई में मतलब क्लाइंट को पता होता है कि यहाँ पे बंदे के पास हमारा अकाउंट है। डेफिनेटली डेफिनेटली पता। सब कुछ सेंट्रलाइज है हमारा। यहाँ पे जो भी अकाउंट होता है उसमें उसका यहाँ पे कंपनी पे एक डीलर टैग कर दिया जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर टैग कर दिया जाता है जो उसको सारी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। और ये इवेंचुअली फिर जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको एडवाइस वो लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, कभी कभार लेना चाहता है। बट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एनी क्लाइंट आउट, जो भी उसकी क्यूरीज हैं मार्केट से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, तो वो उनको सपोर्ट हर वक्त मौजूद होती है। सर एडवाइस लेना ना लेना इससे ये मुराद है कि मतलब वो ब्रोकर ही हैंडल कर ले या क्लाइंट मतलब उसको कहे कि मैंने आप भी मेरे बेस पे कर लो? ऐसे भी क्लाइंट हैं, बिल्कुल हैं। ऐसे जिन क्लाइंट्स की जिनके पास टाइम नहीं होता या जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट नहीं है, वो अपने ट्रेडर को बिल्कुल ऑथराइज कर देते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज इंफॉर्मेशन आप मेरे पोर्टफोलियो को आप चलाएं। तो ये तो प्योरली डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ क्लाइंट्स हैं वो कॉल ही नहीं करते, वो उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, वो खुद ही बाय करते हैं, खुद ही सेल करते हैं, वो कॉल ही नहीं करते। कुछ हैं जो खुद भी करते हैं और अपने डीलर के साथ भी रास्ते में होते हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ डीलर के। तो ये 3 बेसिकली तरीके होते हैं इसके। बिल्कुल, ये तीनों ट्रेडिंग ऑप्शन हैं हमारे पास। जो मोस्ट बिजी पर्सन है वो कहता है यार पैसा मैंने डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दी है,
मुझे सिर्फ यही पता होना चाहिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बाकी क्या करना है कैसे करना है, मैं आपको ऑथराइज करता हूँ। ठीक है, वो फिर कंपनी उसके पोर्टफोलियो को मेंटेन करती है, उसके अकाउंट में कंपनी खुद ट्रेड करती है, सारा कुछ जो बाइंग सेलिंग खुद ही करती है। ठीक तो है, उसका प्रॉफिट फिर डिवाइड होगा, कंपनी को भी मिलेगा या सिर्फ उसको मिलेगा? नहीं नहीं, वो प्रॉफिट सारा तो रहेगा हमारी। कंपनी सिर्फ चार्ज करती है अपनी सर्विसेज का जो कमीशन चार्ज करती है, जो प्रॉफिट लॉस जो है दैट इज प्योरली ऑन क्लाइंट से। बिल्कुल, उसमें- ये उसमें बिल्कुल कंपनी- क्लैरिटी दे दें, इसमें कोई चाहे वो 10 लाख प्रॉफिट करे या 20 लाख नुकसान करे, वो क्लाइंट के ही ऊपर है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता, ना कंपनी की कोई उसमें कोई पोर्शन या कोई हिस्सेदारी और किसी किस्म की होती है। एडवाइजरी के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, क्लाइंट ऐसे भी हैं जिस तरह अभी मैंने बताया कि खुद से वो अपना ऑनलाइन टर्मिनल लॉग इन कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी कैच करके बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते रहते हैं। ठीक है, हाँ, हमारी जो ट्रेडिंग सिग्नल्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि जिस तरह वो कहते हैं आपने तो सिग्नल नहीं दिया मगर मुझे मेरा दिल कर रहा है कि ये कैल ले लूं या WTL ले लूं, आप क्या कहते हैं, राय हमसे मांगते हैं, तो हम अपनी राय फिर उनको दे देते हैं। जिस तरह आज एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा जी आप आज मार्केट डाउन है, उस वक्त की 800 पॉइंट के करीब डाउन थी, तो उन्होंने कहा जी बाइंग बनती है, तो हमारे पास जो डाटा था हमारी रिसर्च के मुताबिक टीम के मुताबिक, तो हमने उनको उस तरह एडवाइस किया कि नहीं जी अभी बाइंग नहीं बनती, अब थोड़ा वेट करें वो करें। तो एडवाइजरी हमारी एनी टाइम ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, हमारे हमारे वीक में 2 से 3 ऑनलाइन सेशन भी होते हैं, ये हम ही सिर्फ कर रहे हैं, ये सिर्फ FNEL ही कर रहा है कि ऑनलाइन सेशन जूम पे आके हमारे क्लाइंट्स वहीं पे हमें ज्वाइन करते हैं, तो लाइव मार्केट में हमसे वो एडवाइजरी लेते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना मार्केट के बारे में। जो काम हमारे रिसर्च टीम ने जो 8-10 मेंबरों ने कोई 4-5 घंटे की मेहनत के बाद किया होता है, वो 15-20 मिनट में ही तमाम लोग उसके बारे में यानी आगाही हासिल कर लेते हैं। ये फायदा होता है टीम वर्क का। तो अभी जैसे हम जब से हमारे सेशन शुरू हो गए, तो आपने 2-3 दफा आई थिंक कहा है कि मार्केट आज इतने डाउन थी, तो आप हुई है इस दौरान? नहीं, मार्केट का ट्रेंड तो अभी मैंने आपको बताया ना, वो 2 फैक्टर हैं इस वक्त, पॉलिटिकल नॉइस है, आपको पता है असेंबली डिसॉल्व करने की बात की जा रही है, और दूसरे नंबर पे इस वक्त जो खजाना है ना वो खाली है, गले में कुछ नहीं है। तो ये वजह होती है, जो इकोनॉमी जो होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है मार्केट में पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों फैक्टर जो है ना वो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। डायरेक्टली। तो अब आजकल क्योंकि ये दोनों चीजें एक नेगेटिव उनकी है, नेगेटिविटी है उनकी वजह से वो मार्केट में शो हो रही है। तो सर इस सिचुएशन में जो स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है वो यही कि होल्ड करके बैठ जाए खरीद के, देखें वेट करें उसमें 2-3 स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि आप 2-3 चंक्स में बाइंग करें। अब बॉटम का तो किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट ने कहाँ तक बॉटम लगना है और वहां से रिवर्स होना है। तो उसमें एक स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 2-3 चंक्स में बाय करें। ठीक है, एक फिर ये होता है कि आपने बाय किया और अगर आपके पास इतनी लिक्विडिटी है, आपने पहले बाय किया, मार्केट उसके बाद क्रैश कर गई, लिक्विडिटी है, तो फिर आप डेफिनेटली ऐसे रेट्स के ऊपर उसको एवरेज आउट करते हैं कि जहां से आपको फिर एक पुल मिले, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो एग्जिट करने की भी। और अदरवाइज अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप ये देखते हैं कि यार मेरे पास जो कंपनी है, अगर मैं उसकी अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे एनालाइज करते हैं कि कंपनी है उसमें रिटर्न उतना ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू सम अदर कंपनी जिसमें के अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उसकी प्राइस ज्यादा अट्रैक्टिव है या उसके फंडामेंटल ज्यादा बेहतर है, तो आप फिर ऐसे टाइम पे स्विचिंग भी कर सकते हैं। एक आपने लॉस बुक किया और आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जिसमें आपको उम्मीद होती है कि यार इसमें मुझे क्विक रिटर्न मिल सकता है जब मार्केट वापस होगी। अच्छा, यहीं पे ये चीज नोट की आपने, यही मैं बात कर रहा हूँ कि कामयाबी के लिए अच्छी एडवाइजरी बेस्ट अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढिए। जिस तरह हम आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने क्लाइंट से इसी तरह अटैच हैं, चाहे उसने वही 25,000 की इन्वेस्टमेंट की है या 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, और उसके रिजल्ट्स भी हैं जो क्लाइंट हमारे बारे में राय रखते हैं वो आपने देखी है। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकल है, डे 1 से आपको हम कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली ही लेके चलेंगे सर,
और अभी तक हम उधर ही जा रहे हैं। प्रैक्टिकली जो चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है, वही आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है।